अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को रोजगार प्राप्त है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूर्ण रोजगार की ही स्थिति नहीं रहती है, अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार या एकाधिकारी बाजार की स्थिति भी पाई जाती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है, कभी ना कोई व्यक्ति अर्थव्यवस्था में बेरोजगार भी रहता है। तो ये जो पूर्ण रोजगार की मान्यता मानी गई है वो मान्यता कैसी है? अवास्तविक मानी गई है। नेक्स्ट है वितरण पक्ष की अवहेलना। वितरण पक्ष की अवहेलना। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत अनुकूलतम उत्पादन या अनुकूलतम वितरण एवं सामाजिक न्याय के पक्ष पर विचार नहीं करता है। यह तो उत्पादन को अधिकतम करने की ही कोशिश करके निर्यातों को बढ़ाकर अपने देश के उद्योगों का विकास करने की सोचता है, लेकिन स्वतंत्र व्यापार के परिणाम स्वरूप विभिन्न देश एवं एक ही देश के विभिन्न वर्गों में आय का वितरण कैसा हो जाता है? असमान हो जाता है। असमान कैसे? यानी जो वर्ग या जो देश ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेगा उनकी आय ज्यादा होती है, और जो देश कम वस्तुओं का उत्पादन या कम वस्तुओं का निर्यात कर पाता है उनकी देश की आय कम हो जाती है। अगर एक देश के विभिन्न वर्गों की बात करते हैं तो जो राज्य ज्यादा प्राकृतिक साधनों की व्यवस्था होने के कारण या प्राकृतिक साधनों की पर्याप्त मात्रा होने के कारण उस राज्य का तो विकास हो जाता है, फलस्वरूप वो ज्यादा समृद्ध होगा, और जिन राज्य में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उद्योगों का विकास नहीं है, फलस्वरूप वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं है, तो वो पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। अगर वितरण की दृष्टि से बात करते हैं अपन, तो वितरण की दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार नीति को सर्वोत्तम नहीं माना जा सकता है। अनुकूलतम उत्पादन की दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार सर्वोत्तम है, जबकि वितरण का मतलब होता है बांटना, यानी अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताएं लमसम समान होनी चाहिए। कहने का मतलब आय का वितरण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। आय का वितरण अगर समान होता है तो अर्थव्यवस्था ज्यादा तेज गति से बढ़ती है, जबकि आय का वितरण असमान होता है तो अर्थव्यवस्था में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कि धनी है, और धनी और ज्यादा धनी और निर्धन और ज्यादा निर्धन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव। ये भी स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है कि स्वतंत्र व्यापार में ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तुएं समरूप होती है, स्थानापन्न वस्तुएं नहीं पाई जाती है, इसमें दीर्घकाल में एकाधिकार जो व्यापारी होता है उसको सामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्या अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है? अभी आपने देखा होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारात्मक बाजार, ये सारे प्रतियोगिता भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होती है। तो जिससे उत्पादन अधिकतम नहीं हो पाता है, क्योंकि एकाधिकारी वस्तुओं का उत्पादन करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप मानी जाती है, उसमें समरूप होगी तो कीमतें भी कैसी होती है? समान होती है। कहने का मतलब कि स्वतंत्र प्रतियोगिता में, स्वतंत्र व्यापार में पूर्ण प्रतियोगिता ही नहीं, एकाधिकारी, एकाधिकारात्मक, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्प विक्रेताधिकारी, द्वैधाधिकारी, ऐसे बहुत सारे बाजार होते हैं जो कि पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें भी जो है इसकी आलोचना की गई है। यह पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र व्यापार से गलाघाट प्रतियोगिता।
दास्यपातन में क्या होता है, एक देश अपनी वस्तु को विदेशों में आधिपत्य जमाने के लिए कुछ समय के लिए अपनी वस्तु को लागत से भी कम कीमत पर बेचता है। इसके बाद जब वहाँ के मार्केट पर वो आधिपत्य जमा लेता है, यानी दूसरे देशों से जो वस्तुएं आने लगती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, और जब वो वहाँ का एक अधिकारी हो जाता है तब वो मनमानी कीमत वसूल करने लगता है। तो इससे जो छोटे और जो अर्धविकसित देश होते हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। वो अपने माल को एक बार जमाने के लिए, एक बार आधिपत्य करने के लिए कई बार कम कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचकर एकाधिकारी होकर बाद में वो छोटे उद्योगों को धीरे धीरे मार्केट से साफ करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार जो है छोटे व्यापारी या छोटे उद्योगपति जो है धीरे धीरे मार्केट से खत्म होकर और विदेशी प्रतिस्पर्धा में वो नहीं बने रहने से उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, और जो विदेशी टेक्नोलॉजी वाली जो वस्तुएं हैं वो हमारे मार्केट में छा जाती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार जो है गलाकाट प्रतियोगिता को जन्म देती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राजनीतिक हस्तक्षेप। इसको पहले आप एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्क के अंतर्गत राजनीतिक हस्तक्षेप। जब स्वतंत्र व्यापार प्रणाली अपनाई जाती है, स्वतंत्र व्यापार से हम दूसरे देशों पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिससे हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे आर्थिक निर्भरता तो बढ़ती है, साथ में आर्थिक निर्भरता के साथ साथ वो धीरे धीरे हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप में दबाव भी बढ़ाने लगता है। अनेक देश जो हैं इन्होंने ये अनुभव किया है कि राजनीतिक स्थिरता एवं स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है। यदि आप अपने देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना चाहते हो, स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हो, तो आप दूसरे देश पर पूरी तरह से डिपेंडेंट मत हो कि वो वस्तुएं वहीं से आए। जो वस्तुएं हमारे यहाँ पर आसानी से बन सकती हैं उन वस्तुओं को हमें यही बनाना चाहिए, और कम से कम मात्रा में उन वस्तुओं को मंगाना चाहिए जो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती है। क्योंकि अगर हम आर्थिक आत्मनिर्भर होंगे तो कोई भी दूसरा देश हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे देश के अंदर ना करके या करके अस्थिरता को नहीं बनाएगा। इसलिए आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कभी कभी जो है संरक्षण की नीति का सहारा लिया जाता है, और संरक्षण में उन वस्तुओं को भी बनाया जाता है जो हमारे देश में वस्तुएं नहीं बन पा रही होती है, ताकि हम उस दूसरे देश पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहे। नेक्स्ट बात आती है शिशु उद्योगों का पतन। शिशु जो कि नवजात उद्योग होते हैं उनको बोला जाता है शिशु उद्योगों का पतन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो छोटे उद्योग हैं जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, यानी का मतलब जिन्होंने अभी अभी बिजनेस करना स्टार्ट किया है, यदि अगर उनका विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा हुई तो वो उद्योग जल्द ही खत्म हो जाते हैं। तो स्वतंत्र व्यापार के एक परिणाम ये भी हुआ कि छोटे छोटे विकासशील देशों में उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि ये उद्योग विकसित देशों के सामने, प्रतिस्पर्धा के सामने नहीं टिक पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अपनाया जाता है और विकसित देशों में पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है और हम यहाँ पर मशीनों का प्रयोग ज़्यादा ना करके श्रमिकों का हमें ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अतः पिछड़े देशों
ने अपने शिशु उद्योगों को संरक्षण देने के लिए स्वतंत्र व्यापार की नीति को छोड़ दिया। इस वजह से क्योंकि स्वतंत्र व्यापार की नीति के कारण शिशु उद्योग जो हमारे यहाँ पर विकासशील देशों में थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे, जिससे हमें एक समय के बाद स्वतंत्र व्यापार नीति का त्याग करना पड़ा। स्वतंत्र व्यापार के ये जो उपयुक्त दोष है, ये सारे जो विपक्ष में तर्क हैं, इन दोषों के कारण एक ऐसा समय आया जब विश्व में संरक्षण की लहर फैल गई। कहने का मतलब स्वतंत्र व्यापार की नीति को छोड़कर सभी मोस्टली देश के जो लोग हैं, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार के से बहुत सारी जो है नुकसान भी होने लगा था, तो एक तरह से पूरे विश्व में संरक्षण की लहर फैल गई और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो स्वतंत्र व्यापार की नीति थी वो लड़खड़ाकर समाप्त हो गई। क्योंकि जब अपने देश के उद्योग का पतन होगा, हमारे देश के उद्योगों का विकास नहीं हो पाएगा, इसके अलावा प्रतियोगिता लगातार बनी रहेगी। इस समस्याओं से स्वतंत्र व्यापार की नीति धीरे धीरे लड़खड़ा गई और सारे विश्व में संरक्षण की नीति जो है नीति की लहर फैलने लग गई। इस प्रकार ये आपके संरक्षण वाला जो पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क ये सारा कंप्लीट होता है। संरक्षण की नीति अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।